वेलकम बैक अगेन। वेलकम टू एडू और एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साइंस के चैप्टर में हम लोग ह्यूमन ब्रेन अर्थात ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे, मानव तंत्रिका तंत्र। और मानव तंत्रिका तंत्र के हम लोगों ने पिछले वीडियो में न्यूरॉन के बारे में शुरुआत किया और न्यूरॉन के बारे में देखा। हमने देखा कि जो न्यूरॉन होता है वह तंत्रिका कोशिका, जिसे तंत्रिका कोशिका या तंत्र कोशिका भी कहा जाता है, तो यह एक प्रकार का इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल भेजने का काम करता है। और हमने यह भी बताया था कि यह जो न्यूरॉन्स है, यह न्यूरॉन हमारे पूरे मस्तिष्क में एक जाल की तरह बिछा हुआ है। और उस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को हमने देखा था। उसमें देखा था कि जो उसका फ्रंट पार्ट होता है, सबसे ज्यादा पार्ट, वह द्रमिका या फिर द्रमास्म कहा जाता है, जिसे हम लोग डेंड्रोइड कहते हैं। और जो इसका पिछला हिस्सा है वह अक्ष तंतु कहा जाता है, अर्थात एक्सन। एक्सन का मतलब होता है जो कि इसका टर्मिनल होता है अक्ष तंतु की सीमा। और इसके जो ब्रांचेज होते हैं, उस ब्रांचों में न्यूक्लियस अर्थात नाभिक पाए जाते हैं। और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक लिंक काम करता है जिसे रैंडवेयर की गुत्थी कहा जाता है। और जिस सेल से ये बने होते हैं उन्हें श्वान सेल, और इसका जो कवरिंग पार्ट जिस सेल से बना होता है उसे मज्जा कोशिका या फिर माइलिन कोशिका, माइलिन स्थित कहा जाता है। तो चलिए उसी को हम लोग शुरुआत करते हैं, इस न्यूरॉन को, और कुछ और फैक्ट को देखेंगे और उसके सारे पार्ट्स को हम लोग देखेंगे, उसके फंक्शन को देखेंगे। और उसके बाद कुछ अन्य टर्म है इस मस्तिष्क से संबंधित, और यह जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है, जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, उसकी समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए इस न्यूरॉन के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं जहां से प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहला न्यूरॉन को हम लोग जानते हैं कि इस न्यूरॉन या फिर तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। तो इन्हीं तंत्रिका कोशिकाओं से हमारा सूचना का आदान प्रदान होता है, फिर इसका विश्लेषण होता है, एनालाइज होता है, और उसके बाद रिटर्निंग में फिर वापस उसी के अनुसार प्रतिक्रिया भी होती है, जो कि ब्रेन उसके अनुसार रिएक्शन देता है। तो हमें बताया था किसी चीज को छूने से, किसी चीज लाइट से, ध्वनि से, या फिर संवेदी अंगों के कारण इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल पहुंचते हैं, संवेदी तंत्र पहुंचते हैं, और उसका सीधा जो रिएक्शन होता है मस्तिष्क देता है। तो चलिए न्यूरॉन को हम लोग देखते हैं, उसको न्यूरॉन के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट को देखते हैं, उसके पार्ट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि यह एक स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है, और इस स्ट्रक्चर में यह जो सबसे बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा है ब्रांच के रूप में, जिसे डेंड्रोइड कहा जाता है, अर्थात द्रुमिका या द्रमिस्म कहा जाता है। तो द्रुमिका या द्रमास्म अर्थात डेंड्रोइड, ये सभी ब्रांच, इसके जो तने की तरह आकृति पाई जाती है उसे काय या सोमा या फिर सेल बॉडी कहा जाता है, जिसे साइटोन भी कहते हैं, साइटोन। तो साइटोन, सोमा या फिर सेल बॉडी, इसके ये जो डेंड्रोइड्स होते हैं उसके तने को, जो मोटे पार्ट्स होते हैं डेंड्रोइड्स के, उसको सोमा या काय कहा जाता है। हिंदी में काय, अंग्रेजी में सोमा या साइटोन कहा जाता है, उसे सेल बॉडी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस द्रुमिका या द्रमास्म अर्थात डेंड्रोइड के बारे में। इसमें शाखीय फैलाव होता है, अर्थात ब्रांच एक्सटेंशन होता है, और संकेत प्राप्त करना इसका मुख्य काम है, एंड रिसीव सिग्नल। तो यह जो डेंड्रोइड होता है उसमें शाखीय फैलाव होता है, अर्थात ब्रांच का एक्सटेंशन होता है, बहुत सारे ब्रांच निकले होते हैं, और इसका मुख्य काम है संकेतों को प्राप्त करना, अर्थात सिग्नल को रिसीव करना। और रिसीव करके यह किसको ट्रांसमिट कर देता है, तो एक्सॉन टर्मिनल को। तो शाखीय फैलाव होता है इस द्रुमिका या द्रमास्म या फिर डेंड्रोइड में, और इसका मुख्य काम है संकेतों को प्राप्त करना, अर्थात इसमें ब्रांच एक्सटेंशन होता है,
और इसका मुख्य काम है रिसीविंग सिग्नल्स। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं इस काय के बारे में, जो कि इसका मोटा वाला पार्ट होता है जिससे ये ब्रांचेस जुड़े रहते हैं डेंड्रिट के, तो उसे हम लोग काय या फिर सोमा कहते हैं। ये सभी जो मोटे मोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं ये काय कहे जाते हैं, सोमा कहे जाते हैं, सेल बॉडी कहे जाते हैं, उन्हें साइटोन भी कहा जाता है। साइटोन याद रखेंगे। तो यह जो साइटोन है विशिष्ट प्रकार की कोशिका द्रव्य होती है, अर्थात स्पेशल टाइप ऑफ सेल बॉडी होती है। तो न्यूरॉन में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका द्रव्य होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो साइटोन कहते हैं, सेल बॉडी कहते हैं, या काय कहते हैं, या फिर सोमा कहते हैं। तो विशिष्ट प्रकार का यह एक कोशिका द्रव्य होता है, अर्थात इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल बॉडी इन द न्यूरॉन। कौन? तो साइटोन। नाभिक एवं निसिल ग्रेन्युल्स की उपस्थिति, तो इसमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं के टुकड़े पाए जाते हैं जिसे निसिल ग्रेन्युल्स कहते हैं। किसमें? तो साइटोन में। तो इसमें नाभिक होता है और निसिल ग्रेन्युल्स पाई जाती है। ग्रेन्युल का मतलब होता है अनाज की तरह छोटा छोटा टुकड़ा। तो याद रखेंगे इस सेल बॉडी में अर्थात साइटोन में नाभिक और निसिल ग्रेन्युल्स की उपस्थिति पाई जाती है, अर्थात इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड निसिल ग्रेन्युल्स। ये जो बीच में क्षेत्र दिखाई दे रहा है यही न्यूक्लियस है, नाभिक है। तो इसका जो सेंटर पॉइंट है जो कंट्रोल करता है, यह नाभिक क्या करता है, तो पूरे डेंड्रोइड को क्या करता है, तो कंट्रोल करता है। याद रखेंगे यह नाभिक क्या करता है, कंट्रोल डेंड्रोइड। यह डेंड्रोइड को कंट्रोल करता है। तो साइटोन में या फिर सेल बॉडी में नाभिक और निसिल ग्रेन्युल्स पाए जाते हैं जो पूरे डेंड्रोइड को कंट्रोल करता है। इट कंटेन्स न्यूक्लियस एंड निसिल ग्रेन्युल्स। अब हम लोग देखें ये जो ब्रांचेस दिखाई दे रहे हैं छड़ की आकृति की तरह, एक दूसरे से गोल गोल आकृतियां जुड़ी हुई हैं जिन्हें हम लोग एक्सोन कहते हैं। तो ये सभी गोल गोल जो आकृति है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो एक्सोन, और हिंदी में इसे अक्ष तंतु कहा जाता है। तो यह अक्ष तंतु है और इसी अक्ष तंतु के माध्यम से डेंड्रोइड जो सिग्नल को रिसीव करता है, तो यह रिसीव किया हुआ सिग्नल इसी अक्ष तंतु या एक्सोन के माध्यम से कहां पहुंचता है, तो अक्ष तंतु की सीमा तक पहुंचता है जिसे सिनेप्टिक नोड कहा जाता है। सिनेप्टिक नोड तो वहां तक पहुंचाता है और उसके बाद यह सिग्नल ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये सभी जो गोल पार्ट दिखाई दे रहे हैं जिनसे यह दूसरा ब्रांच जुड़ा हुआ है उन्हें क्या कहा जाता है, तो एक्सोन या फिर अक्ष तंतु। तो ये सभी एक्सोन है। यह सबसे लंबा तंतु होता है और इसका काम है संकेतों को आगे भेजना। तो एक्सोन अर्थात अक्ष तंतु सबसे लंबा तंतु होता है और इसका मुख्य काम है संकेतों को आगे भेज देना। तो जो संकेत रिसीव करता है या डेंड्रोइड उन संकेतों को आगे भेजने का काम कौन करता है, तो अक्ष तंतु अर्थात यह एक्सोन। और एक चीज याद रखेंगे यह सबसे लंबा तंतु होता है हमारे मस्तिष्क का। तो इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर एंड ट्रांसमिट्स सिग्नल फॉरवर्ड, अर्थात आगे की ओर फॉरवर्ड करता है। कौन, तो अक्ष तंतु। यह सबसे लंबा तंतु होता है और संकेतों को आगे भेजता है, अर्थात इट इज द लॉन्गेस्ट फाइबर एंड ट्रांसमिट सिग्नल फॉरवर्ड। इसके बाद ये जो दूसरे सारे एक्सोन दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ एक कड़ी से जुड़ी हुई रहती है। जिस प्रकार सिक्कड़ एक दूसरे हर एक सिक्कड़ का गोल गोल लोहा पार्ट एक बिंदु से जुड़ा रहता है, एक लिंक से जुड़ा रहता है, उसी प्रकार ये एक्सोन एक लिंक से जुड़े रहते हैं और इस लिंक को रैम लेयर की गुत्थी कहा जाता है। तो ये सभी जो
लिंक देख रहे हैं वे सभी रैनवेयर की गुत्थी कहे जाते हैं, अर्थात नोड ऑफ रैनवेयर कहे जाते हैं। रैनवेयर की गुत्थी या नोड ऑफ रैनवेयर अक्षतंतु या एक्सॉन को जोड़ने का काम करता है, लिंक बिटवीन टू एक्सॉन्स। तो यह लिंक दो एक्सॉन के बीच एक लिंक का काम करता है, दो एक्सॉन को, दो अक्षतंतुओं को जोड़ने का काम करता है। कौन? तो यह जो रैनवेयर की गुत्थी है, नोड ऑफ रैनवेयर, इसका जो एक्सॉन का सेल बना रहता है उसको हम लोग श्वान कोशिका कहते हैं। यह जो बीच में छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं, छिद्र दिखाई दे रहे हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो श्वान कोशिका अर्थात श्वान सेल कहते हैं। यह क्या है? तो श्वान सेल एक्सॉन की कोशिका है। तो एक्सॉन की कोशिका अर्थात सेल ऑफ एक्सन क्या कहे जाते हैं? तो श्वान कोशिका कहे जाते हैं। तो एक्सन के अंदर में जो सेल पाए जाते हैं उन्हें श्वान सेल या श्वान कोशिका कहते हैं। तो ये जो छोटे छोटे सेल दिखाई दे रहे हैं नाभिक की तरह, उन्हें ही श्वान कोशिका या श्वान सेल कहा जाता है। इसके बाद ये जो एक्सन है, यह बाहरी पार्ट, इसका बाहरी पार्ट एक सेल से बना होता है, उसे हम लोग मज्जा कोशिकाएं या माइलिन कोशिका कहा जाता है। यह हमारे एक्सन का बाहरी आवरण होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो मज्जा कोशिका, ये सभी जो गोल आकृतियां हैं उसका बाहरी आवरण क्या कहा जाता है? तो मज्जा कोशिका या फिर माइलिन कोशिका कहा जाता है। इसे माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ अक्षतंतु का यह बाहरी कोशिका है, अर्थात इट इज द आउटर मोस्ट एक्सटर्नल सेल ऑफ एक्सन या आउटर मोस्ट सेल ऑफ एक्सन या कवरिंग पार्ट। याद रखिएगा कौन? तो मज्जा कोशिका या फिर माइलिन कोशिका, अंग्रेजी में माइलिन शीथ कहते हैं। इसके बाद यह जो अंतिम पार्ट दिखाई दे रहा है, इस अंतिम पार्ट में ये जो सभी जितने सारे अक्षतंतु हैं उसके सीमा कहते हैं, अक्षतंतु सीमा, जिसे सिनेप्टिक नोड कहा जाता है। सिनेप्टिक नोड या एक्सन टर्मिनल कहा जाता है। तो यही एक्सन टर्मिनल का जुड़ाव हमारे मस्तिष्क से होता है और यहीं से, इस छोर से जितने सारे सिग्नल होते हैं मस्तिष्क एब्जॉर्ब करता है, फिर वापस उसकी प्रतिक्रिया को रिटर्न देता है। तो अक्षतंतु सीमा या फिर एक्सन टर्मिनल, ये जो ब्रांचेज के जो सबसे अंतिम पार्ट है उसे हम लोग अक्षतंतु सीमा या फिर एक्सन टर्मिनल कहते हैं। सिनेप्टिक नॉब भी इसे कहा जाता है। कौन? सिनेप्टिक नॉब। तो इस सिनेप्टिक नॉब का क्या काम है? विद्युत रासायनिक संकेतों को भेजने का कार्य इसका मुख्य कार्य है। विद्युत रासायनिक संकेतों को भेजना, अर्थात द मेन फंक्शन ऑफ एक्सन टर्मिनल और सिनेप्टिक नोड इज सेंडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। याद रखेंगे, इसका मुख्य काम है एक्सन टर्मिनल या फिर अक्षतंतु सीमा या फिर सिनेप्टिक नोड। ये जो छोर दिखाई दे रहे हैं, इन ब्रांचों के छोर को हम लोग सिनेप्टिक नोड या अक्षतंतु सीमा या एक्सन टर्मिनल कहते हैं और इनका मुख्य काम है विद्युत रासायनिक संकेतों को भेजने का कार्य। ये जो होते हैं सिनेप्टिक नोड, ये विद्युत रासायनिक संकेत भेजते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सिनेप्टिक नोड इज सेंडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स। इनमें न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति पाई जाती है। तो सिनेप्टिक नोड में न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है और इसी न्यूरोट्रांसमीटर से न्यूरॉन के जितने सारे पदार्थ होते हैं, जितने सारे सिग्नल्स होते हैं, वे ट्रांसमिट होते हैं। किस रूप में? तो रासायनिक सिग्नल के रूप में। तो इसमें क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर नामक एक रासायनिक पदार्थ होता है। याद रखेंगे, इस सिनेप्टिक नोड में देयर इज ए केमिकल सब्सटेंस कॉल्ड न्यूरोमीटर इज फाउंड हियर। तो यह तो था हमारा न्यूरॉन के जितने सारे अंग थे उसके बारे में।
इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग इस न्यूरॉन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें कि वास्तव में यह जो न्यूरॉन्स है इनसे प्रश्न कहाँ से आते हैं। तो न्यूरॉन से भी कुछ प्रश्न आते हैं इस न्यूरॉन से संबंधित। अभी हमने इसके पार्ट्स को देखा, अब न्यूरॉन से संबंधित भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो हालांकि पिछले वीडियो में हम लोग न्यूरॉन के बारे में पढ़े थे, उनसे भी प्रश्न आते हैं, लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उनसे ज्यादातर प्रश्न आते हैं। जैसे कि यह जो न्यूरॉन है यह तंत्रिका तंत्र की इकाई मानी जाती है। तो तंत्रिका तंत्र की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? तो यही न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका होती है, नर्व सेल होती है। इट इज द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट तो पहला चीज यही हो गया कि यह जो न्यूरॉन है या तंत्रिका कोशिका है वह हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है, सबसे छोटी इकाई है। अर्थात न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, शरीर की सबसे लंबी कोशिका काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो यही न्यूरॉन होता है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तो न्यूरॉन होती है। इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। तो लॉन्गेस्ट सेल कौन हो गया? न्यूरॉन। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में कोई कोशिकीय विभाजन नहीं होता है, अतः इसके नष्ट होने पर इसकी दोबारा प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसी कारण जब यह नष्ट हो जाता है तो इसकी दोबारा प्राप्ति नहीं हो सकती। देयर इज नो एनी सेल डिवीजन इन न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स, सो वी कैन नॉट फाउंड आफ्टर हार्मिंग इट। संरचना के आधार पर ये एक ध्रुवी होते हैं, द्विध्रुवी होते हैं और बहुध्रुवी होते हैं। अर्थात इनके स्ट्रक्चर के आधार पर ये एक पोलर हो सकते हैं, टू पोलर हो सकते हैं, दो ध्रुवी हो सकते हैं और मेनी पोलर हो सकते हैं, मल्टीपल पोलर हो सकते हैं। तो संरचना के आधार पर जो ये न्यूरॉन होते हैं वे एक ध्रुवी हो सकते हैं, वन पोलर हो सकते हैं, द्विध्रुवी हो सकते हैं, टू पोलर हो सकते हैं और बहुध्रुवी अर्थात पॉलीपोलर हो सकते हैं, मेनी पोलर हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर न्यूरॉन्स आर वन पोलर, टू पोलर्स एंड मेनी पोलर्स। तंत्रिका कोशिका अर्थात न्यूरॉन शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो जर्मन शरीर विज्ञान शास्त्री हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर के द्वारा। तो इस तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो इस शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया? तो जर्मन शरीर विज्ञान शास्त्री। तो जर्मनी के एक शरीर के बारे में जो अध्ययन करने वाले विज्ञानी थे जिनका नाम था, क्या नाम था? तो उनका नाम था हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर। हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने सबसे पहली बार इस तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन नामक शब्द का पहली बार प्रयोग किया। न्यूरॉन वर्ड इज फर्स्ट यूज्ड बाय हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर। तो यह जो था हमारा न्यूरॉन। अब एक छोटा सा चीज देखें, डेंड्रोइड से एक्सन के टर्मिनल में जो सिग्नल पहुंचता है उसे एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो डेंड्रोइड से एक्शन टर्मिनल में जो सिग्नल पहुंचता है यह डेंड्रोइड क्या करता है? सिग्नल को भेजने का काम करता है। तो उस प्रक्रिया को एक्शन टर्मिनल कहते हैं। याद रखेंगे, क्रिया स्थिति और इसे प्री सिनेप्टिक या सेंडिंग सेल कहते हैं, अर्थात कोशिका को भेजना। प्री सिनेप्टिक सेल याद रखेंगे या फिर सेंडिंग सेल कहा जाता है, यानी कि कोशिकाओं को भेजना। लेकिन जब डेंड्राइट में एक्शन टर्मिनल से ये जो सिग्नल वापस रिटर्न होंगे उन्हें रिएक्शन पोटेंशियल कहते हैं, अर्थात प्रतिक्रिया की स्थिति। कि जो
जैसे कि हमने बताया था कि मस्तिष्क उसी चीज को प्रतिक्रिया उसी के अनुसार देता है जैसा हमारे मस्तिष्क तक सिग्नल पहुंचता है। जैसे कि यदि हम लोग किसी को गाली देंगे तो मस्तिष्क तुरंत उसी के अनुसार प्रतिक्रिया देगा। अगर हम अच्छी बात कहेंगे तो अच्छी बात के अनुसार ही प्रतिक्रिया देगा। और तो जो सिग्नल पहुंचता है हमारे एक्शन टर्मिनल तक उसे पोटेंशियल एक्शन पोटेंशियल कहते हैं और इसे प्री सिनेप्टिक सेल अर्थात सेंडिंग सेल कहते हैं। लेकिन जब डेंड्रोइट में वापस रिटर्न में पहुंचता है एक्शन टर्मिनल के द्वारा सिग्नल तो उसे रिएक्शन पोटेंशियल या प्रतिक्रिया स्थिति कहा जाता है और इसे पोस्ट सिनेप्टिक सेल भी कहते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक सेल अर्थात रिसीविंग सेल कहते हैं। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो यह था हमारा न्यूरॉन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे इस मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन से संबंधित। तो ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क से संबंधित कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और इसके बाद यह ह्यूमन ब्रेन अर्थात जो नर्वस सिस्टम है उसकी हो जाएगी समाप्ति। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इनसे भी कभी कभी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वह है ईईजी। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी मस्तिष्क में रोगों का पता लगाने के लिए एक साइंस का एक टेस्ट किया जाता है। उस टेस्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी ईईजी। ईसीजी से हमारा ब्रेन का इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ईसीजी से हमारा जो हृदय होता है, हृदय के बीमारियों का पता लगाया जाता है, जबकि ईईजी से मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों का पता लगाया जाता है इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजकर। तो ईईजी अर्थात इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी यह एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसमें मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाया जाता है या फिर मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत पतले तारों की एक छोटी डिस्क जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं उसे मस्तिष्क के हर भाग में उपयोग किया जाता है। तो ईईजी या इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी यह एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसके द्वारा मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है। तो मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाना, तो मस्तिष्क की सामान्य और असामान्य स्थिति का पता लगाने के लिए ईईजी टेस्ट का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी। या फिर मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाना, या फिर यूं कहें कि ईईजी से मस्तिष्क संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है, जिसके अंतर्गत पतले तारों की छोटी डिस्क जिसे इलेक्ट्रोड कहते हैं उसका उपयोग मस्तिष्क के हर एक भागों में किया जाता है और उसी इलेक्ट्रोड से सिग्नल का पता लगाया जाता है। याद रखेंगे, ईसीजी हृदय से संबंधित है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहते हैं और ईईजी यह मस्तिष्क से संबंधित है जिसे इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कहते हैं। And EEG is a test that detects abnormalities in our brain waves or in the electrical activity of our brain during the procedure. Electrodes consisting of a small metal disc with thin wires are pasted onto our scalp. The electrodes detect tiny electrical charges that result from the activity of our brain cells. तो यह तो था ईईजी। दूसरा टर्म है दृक्पिंड, ऑप्टिक लोब। तो एक ऑप्टिक लोब भी होता है, या कहां पे होता है, तो मध्य मस्तिष्क में होता है। याद रखेंगे कहां पे, तो मिड ब्रेन में होता है ऑप्टिक लोब।
याद रखेंगे। तो ऑप्टिक लोब या फिर दृक पिंड देखने और सुनने का यह केंद्र होता है तथा इसका विभाजन 4 भागों में होता है जिनका नाम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है, हमने बताया भी था। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना में ही जेमिना को ही मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन कहा जाता है। तो देखने और सुनने का यह सबसे बड़ा केंद्र होता है कौन? तो दृक पिंड जिसे ऑप्टिक लोब कहा जाता है और इसका विभाजन 4 भागों में होता है जिनका नाम कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। It is the center of hearing and seeing and it is divided into 4 parts called corpora quadrigemina। सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो मस्तिष्क के पूरे भाग के 1/8 भाग के बराबर होता है। तो सेरिबेलम या फिर अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है जो मस्तिष्क के पूरे भाग का 1/8 भाग के बराबर होता है। और हमने बताया था कि जो अग्र मस्तिष्क का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्रमस्तिष्क होता है, सेरिब्रम होता है, वह पूरे ब्रेन का 2/3 होता है, 2/3 हिस्सा होता है और यही सबसे बड़ा भाग होता है। जबकि सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है जो पूरे मस्तिष्क के 1/8 भाग के बराबर होता है। Cerebellum is the second largest part of the brain and its size is 1/8 part of the brain। पोन्स गोरिलाई का आकार कैसा होता है? तो अंडाकार होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो पोन्स गोरिलाई का जो आकार होता है वह कैसा होता है? तो अंडाकार होता है, ओवल होता है। The shape of Pons gorilli is oval। मेरुरज्जु एक लगभग 45 सेंटीमीटर की खोखली संरचना जो मेरुदंड के तंत्रिका तंतु में सुरक्षित होती है। इसके बारे में शायद हम लोगों ने पढ़ लिया है कि मेरुरज्जु की लंबाई जो होती है लगभग 45 सेंटीमीटर के बराबर होती है और यह मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका तंतु में सुरक्षित होती है, उसके फाइबर में, नर्व फाइबर में स्टोर होता है। स्पाइनल कोड हैज साइज अप टू 45 सेंटीमीटर व्हिच इज स्टोर्ड इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टेब्रे। इसके बाद एक फैक्ट है कि मेरुरज्जु के द्वारा फ्रेनिक तंत्रिका, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया फैक्ट है कि मेरुरज्जु के फ्रेनिक तंत्रिका के जरिए डायफ्रेगम की श्वसन गति पर नियंत्रण होती है। तो मेरुरज्जु के द्वारा एक तंत्र होता है जिसका नाम है फ्रेनिक तंत्रिका। तो मेरुरज्जु के द्वारा फ्रेनिक तंत्रिका के जरिए श्वसन गति पर नियंत्रण किया जाता है। तो डायफ्रेम के श्वसन गति पर नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो मेरुरज्जु अर्थात स्पाइनल कोड के एक सिस्टम के द्वारा जिसे फ्रेनिक तंत्रिका कहते हैं, फ्रेनिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। द कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग रेट बाय स्पाइनल कोड यूजिंग फ्रेनिक नर्व्स। मेढक में 10 जोड़ी रीढ़ तंतु होते हैं तथा 10 जोड़ी कपाल तंतु होते हैं, याद रखेंगे। मेढक में 10 जोड़ी रीढ़ तंतु की संख्या होती है अर्थात 20, जबकि 10 जोड़ी कपाल तंतु की संख्या होती है अर्थात 20। तो मेढक में रीढ़ तंतु अर्थात क्रेनियल फाइबर की संख्या कितनी होती है? तो 10 पेयर्स अर्थात 20, जबकि जो हमारा स्पाइनल नर्व है उसकी भी संख्या कितनी होती है? तो 10 पेयर अर्थात 20। In frog, the number of cranial fibers are 10 pairs and the number of spinal fibers are also 10 pairs। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। खरगोश में स्पाइनल तंतु की संख्या 31 जोड़ी और क्रेनियल तंतु की संख्या 12 जोड़ी होती है।
तो खरगोश में जो स्पाइनल तंतु होता है अर्थात रीढ़ तंतु होता है, उसकी संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी अर्थात 62। जबकि इसमें क्रेनियल तंतु अर्थात जो क्रेनियल तंतु होता है उसकी संख्या कितनी होती है? तो उसकी संख्या होती है 12 जोड़ी अर्थात 24। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो रीढ़ तंतु की संख्या जो होती है खरगोश में कितनी होती है? 31 जोड़ी अर्थात 62। जबकि क्रेनियल तंतु अर्थात कपाल तंतु की संख्या जो होती है उसकी 12 जोड़ी अर्थात 24। यस, एक फैक्ट कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इन रैबिट्स देयर आर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल फाइबर्स एंड 12 पेयर्स आर क्रेनियल फाइबर्स। याद रखें, कपाल का दूसरा नाम मस्तिष्क कोश है। तो कपाल का दूसरा नाम क्या है? तो मस्तिष्क कोश। हमने बताया था कि इसी में मस्तिष्क सुरक्षित रहता है, इसी कारण इसे मस्तिष्क कोश अर्थात मस्तिष्क का एक बक्सा कहा जाता है, ब्रेन बॉक्स। तो कपाल का दूसरा नाम क्या है? मस्तिष्क कोश। द अदर नेम ऑफ क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स। स्वायत्त तंत्रिका का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो 1921 ईस्वी में लैंगली के द्वारा। तो 1921 ईस्वी में लैंगली ने सबसे पहली बार स्वायत्त तंत्रिका तंत्र अर्थात ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम का प्रयोग किया था। द फर्स्ट यूज्ड बाय द फैक्ट अबाउट ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इन 1921 बाय लैंगली। दृक् पिंड कहां पे होता है? तो मध्य मस्तिष्क में होता है, अभी हमने बताया। तो ऑप्टिक लोब या दृक् पिंड कहां पे होता है? तो मध्य मस्तिष्क में, क्योंकि मध्य मस्तिष्क को ही कर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहा जाता है। तो ऑप्टिक लोब इन मिड ब्रेन, दृक् पिंड मध्य मस्तिष्क में होता है। अग्र मस्तिष्क का अन्य नाम है घ्राण पिंड। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है उसका एक और नाम है घ्राण पिंड। द अदर नेम ऑफ फॉर ब्रेन इज घ्राण ऑब्जेक्ट। द अदर नेम ऑफ फॉर ब्रेन इज घ्राण ऑब्जेक्ट। याद रखेंगे। तो इस प्रकार यह हमारा ह्यूमन ब्रेन या ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र या फिर यूं कहें कि मानव मस्तिष्क पूरी तरह से यहीं पर होती है समाप्त। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और बार बार वीडियो को जरूर देखेंगे ताकि ये चीजें काफी आसान हो जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल में है, इनसे ज्यादा प्रश्न कहीं पे नहीं आएंगे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में श्वसन तंत्र को लेकर, रेस्पिरेटरी सिस्टम को लेकर। तब तक